सोचो, एक तरफ आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ती एक माँ, और दूसरी तरफ उसका बेटा चिनफंग, जो उसे बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी एक ऐसे खौफनाक खेल में फंसने वाली है जहां हर गलती की कीमत मौत होगी। सब कुछ तब शुरू होता है जब अस्पताल से चिनफंग के पास कॉल आता है। मिस्टर चिनफंग, आपकी मां के आईसीयू का बिल अभी भी बाकी है। कृपया कल तक भुगतान जमा कर दीजिए, वरना हमें उन्हें आईसीयू रूम से शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सुनते ही चिनफंग के होश उड़ जाते हैं। उसके पास न पैसे थे और न ही कोई दूसरा सहारा। आखिरी उम्मीद लेकर वह अपने बॉस के पास पहुंचता है। बॉस, मैंने ये प्रोजेक्ट पूरी मेहनत से पूरा किया है। प्लीज मुझे मेरा कमीशन दे दीजिए। मुझे उस पैसे से अपनी मां का अस्पताल का बिल भरना है। लेकिन बॉस के चेहरे पर रहम का नामो निशान नहीं था। चिनफंग, मैं तुम्हें ओवर टाइम करने दे रहा हूं, वही तुम्हारे लिए काफी है। और फिर वह कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। कमीशन चाहिए, ठीक है। अगर सच में पैसे चाहिए तो जमीन पर गिरी हुई कॉफी को अपनी जुबान से साफ करो। चिनफंग की आंखों में गुस्सा भर जाता है। मैं तुम्हारे यहां काम करता हूं, तुम्हारा कुत्ता नहीं हूं। लेकिन बॉस रुकता नहीं। गरीबी दीमक की तरह होती है। अगर तुम फर्श पर पड़ी कॉफी अपनी जुबान से साफ कर दो तो मैं अस्पताल के डायरेक्टर को कॉल करके तुम्हारी मां के सारे बिल क्लियर करवा दूंगा, जिससे तुम्हारी मां जिंदा बच जाएगी। अब चिन फंग के सामने सबसे बड़ा सवाल था, असर इज्जत या मां की जिंदगी। लेकिन उसके फैसला करने से पहले ही कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठती है। अचानक पूरे ऑफिस की लाइट चली जाती है। बाहर आसमान में बिजली गरजने लगती है। कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल फोन और प्रोजेक्टर एक साथ चालू हो जाते हैं। हर स्क्रीन पर एक लाल लिफाफा चमक रहा था और प्रोजेक्टर पर एक अजीब आदमी दिखाई देता है जिसने चूहे का मास्क पहन रखा था। आज से मैं तुम्हारा नया बॉस हूं, मेरा नाम जियाइसु है। उसकी आवाज सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आप सबका सर्वाइवल गेम में स्वागत है। पूरा ऑफिस सदमे में था, लेकिन असली खौफ अभी शुरू हुआ था। जियाइसु कहता है, अगले 10 मिनट के अंदर अपनी स्क्रीन पर दिख रहे रेड एनवेलप पे क्लिक करो। जो क्लिक नहीं करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी सीधी मौत। जैसे ही काउंटडाउन शुरू होता है, ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। चिनफंग भी क्लिक करने ही वाला होता है कि तभी जैंग क्विंग उसका फोन तोड़ देता है। समय तेजी से खत्म हो रहा था। हर सेकंड के साथ मौत और करीब आ रही थी। आखिरी पलों में चिनफंग अचानक जैंग क्विंग को पकड़ लेता है और उसे टेबल पर दे मारता है। फिर उसका फोन छीनकर रेड एनवेलप पर क्लिक कर देता है और जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचता है, जी आइसू की आवाज फिर गूंजती है। जैंग क्विंग, तुमने क्लिक नहीं किया, इसलिए तुम्हें मिलती है मौत। अगले ही पल न जाने कहां से जंगली चूहों का एक विशाल झुंड आ जाता है। वे सबके सामने जैंग क्विंग पर टूट पड़ते हैं। ऑफिस में चीखें गूंजने लगती हैं। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ उसकी हड्डियां बचती हैं। ये मंजर देखकर सब लोग डर से कांप उठते हैं। अब किसी को भी शक नहीं था, ये कोई मजाक नहीं था, ये सचमुच मौत का खेल था। तभी कंपनी का मालिक झाओ अपनी गर्लफ्रेंड और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस में प्रवेश करता है। उसे लगता था कि वह सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जी आई सू के गेम में किसी का रुतबा या पैसा कोई मायने नहीं रखता था। कुछ ही देर बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। जी आई सू बोलता है, अगले 10 मिनट के अंदर इस कंपनी को $1 बिलियन का नुकसान पहुंचाओ। अगर मिशन फेल हुआ तो सब मरोगे। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झाओ गुस्से में एक कंप्यूटर तोड़ देता है। ये मेरी कंपनी है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन गेम को किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी एक लड़की कंपनी का डेटा बेचने की कोशिश करती है, लेकिन इंटरनेट बंद था। झाओ उस पर चिल्लाने लगता है। इसी बीच चिन फंग के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह लड़की से पूछता है, बगल वाले कमरे के डेटा सेंटर में लगभग कितने डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। लड़की जवाब देती है, लगभग $10 बिलियन का। बस इतना सुनना था। चिन फंग तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाता है और दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। क्या वह सच में पूरी कंपनी को बर्बाद करने वाला था? कुछ ही पलों बाद वह डेटा सेंटर तक पहुंच जाता है और एक महत्वपूर्ण वायर काट देता है। अचानक सिस्टम क्रैश होने लगते हैं, स्क्रीन्स झिलमिलाने लगती हैं और कंपनी को लगभग $1.2 बिलियन का नुकसान हो जाता है। मिशन पूरा हो जाता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। एक बार फिर मौत उनसे कुछ कदम दूर रह गई थी। चिन फंग झाओ की तरफ देखता है। अभी पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी जान है। यह सुनकर झाओ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कोने में बैठते हुए वह धीरे से कहता है, मुझे बस एक मौका मिल जाए,
सबसे पहले मैं इसी चिन फंग को मारूंगा। और यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी और भी गहरी हो जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगला राउंड पिछले दोनों राउंड से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मिशन पूरा होते ही सबने राहत की सांस ली। लेकिन यह सुकून सिर्फ कुछ पलों के लिए था, क्योंकि जी आईसू की आवाज एक बार फिर पूरे ऑफिस में गूंज उठी। थर्ड राउंड शुरू होता है। पूरा कमरा सन्न रह गया। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होने वाला है। जी आईसू धीरे से बोलता है, तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। मेरे शिकारियों से बचकर दिखाओ, जो भी उनके हाथ लग गया वह मारा जाएगा। ये सुनते ही सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भागें कहां, लेकिन चिन फंग तुरंत स्थिति समझ जाता है। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भागो। उसकी आवाज सुनते ही लोग जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी अंधेरे कॉरिडोर से अजीब आवाजें आने लगती हैं और अगले ही पल जंगली चूहों का एक विशाल झुंड लोगों पर टूट पड़ता है। जो लोग पीछे रह गए थे वे उन चूहों के सामने बिल्कुल बेबस थे। ऑफिस चीखों से भर जाता है। लोग जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। कुछ ही सेकंड में कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंचने की दौड़ शुरू हो चुकी थी। चिन फंग सबसे आखिरी में कमरे के अंदर घुसता है और पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर देता है। बाहर चूहे दरवाजे पर हमला कर रहे थे। दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था। अंदर खड़े लोग डरे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। 3 मिनट, बस 3 मिनट जिंदा रहना था। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था और फिर टाइमर शून्य हो गया। कमरे के अंदर मौजूद लोग बच गए थे, लेकिन बाहर जो हुआ था उसके बारे में सोचकर ही सबकी रूह कांप रही थी। लेकिन जी आईसू किसी को चैन से बैठने देने वाला नहीं था। कुछ ही पलों बाद फिर से घोषणा होती है, सभी लोग रेड एनवेलप पर क्लिक करें। सबके फोन और स्क्रीन फिर से चालू हो जाते हैं। जी आईसू कहता है, इस राउंड का किंग है झाओ। झाओ के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। जी आईसू आगे बोलता है, किंग जिस व्यक्ति को चुनेगा उसे मिशन पूरा करना होगा। अगर मिशन फेल हुआ तो सब मरेंगे। अब सबकी नजर झाओ पर थी और झाओ की नजर सिर्फ एक आदमी पर, चिन फंग। झाओ हंसने लगता है, देखा फंग, इसे कहते हैं कर्मा। तूने मेरी बेइज्जती की थी। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। मैं इस मिशन के लिए चिन फंग को चुनता हूं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। चिन फंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सच में जाओ, सीधा बोल देता कि तुझे मेरी जान लेनी है। मिशन का बहाना क्यों बना रहा है। लेकिन झाओ सिर्फ मुस्कुराता रहता है और तभी जी आई सू मिशन की घोषणा करता है, चिन फंग, तुम्हें बिल्डिंग की खिड़की के बाहर जाकर खंभे पर लगा लाल कपड़ा लाना होगा। पूरे कमरे में हैरानी फैल जाती है। खिड़की के बाहर तेज हवा चल रही थी। हर 30 सेकंड में बिजली गिर रही थी और नीचे सिर्फ मौत थी। चिनफंग धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी। एक पल के लिए चिनफंग भी रुक जाता है, लेकिन फिर वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। बेबी, मुझे मत रोको। उसकी आवाज में डर भी था और हिम्मत भी। मुझे यह मिशन पूरा करना होगा। उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ उसकी तरफ देखती रह जाती है। बाहर बिजलियां गरज रही थीं। हर आवाज मौत का एहसास करा रही थी। लेकिन चिन फंग फैसला कर चुका था। वह खिड़की के पास खड़ा होता है, एक गहरी सांस लेता है और फिर भोलेनाथ का नाम लेकर बिल्डिंग के बाहर कूद जाता है। नीचे खौफनाक गहराई थी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। हर सेकंड उसकी जान ले सकता था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ उस लाल कपड़े पर थी। वह धीरे धीरे खंभे की तरफ बढ़ता है। आखिरकार उसका हाथ उस कपड़े तक पहुंच जाता है। मिशन बस पूरा होने ही वाला था। लेकिन तभी आसमान में एक भयानक चमक होती है और अगले ही पल बिजली सीधे खंभे पर गिरती है। पूरा ढांचा कांप उठता है। चिन फंग बुरी तरह डर जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन किसी तरह वह खुद को संभालता है और पूरी ताकत लगाकर वापस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। कमरे में मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वह जिंदा था, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि जियाइसू की आवाज एक बार फिर गूंज उठती है, अगले राउंड के लिए तैयार हो जाओ। और इस बार जो खेल शुरू होने वाला था उसमें अंधेरा खुद लोगों का शिकार करने वाला था। चिन फंग अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौटा था। उसकी सांसें अभी तक तेज चल रही थीं, लेकिन जी आई सू को किसी पर तरस नहीं आता। जब सब लोग समझ रहे थे कि शायद उन्हें कुछ देर का आराम मिलेगा, तभी पूरे बिल्डिंग में उसकी आवाज फिर से गूंज उठी, अगला राउंड शुरू होता है। सब लोग एकदम चुप हो गए।
किसी को नहीं पता था कि इस बार उनके लिए किस तरह का नरक तैयार किया गया है। जीआईसू धीरे से बोलता है, तुम सबको एक स्पॉटलाइट के घेरे के अंदर रहना होगा। अचानक फ्लोर पर एक चमकता हुआ गोला दिखाई देने लगता है। जो भी इस स्पॉटलाइट के बाहर रहेगा, कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। उसे डार्क मॉन्स्टर्स जिंदा खा जाएंगे। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। लेकिन असली खौफ अब भी बाकी था। जी, आइसू आगे बोलता है, और जैसे जैसे टाइम कम होगा ये घेरा छोटा होता जाएगा। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। हर किसी को समझ आ चुका था कि इस गेम में बचने के लिए लोग एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले हैं। मिशन स्टार्ट। अगले ही पल सब स्पॉटलाइट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जो लोग समय पर घेरे के अंदर पहुंच जाते हैं उनकी जान बच जाती है। लेकिन जो बाहर रह जाते हैं, अंधेरे से अजीब साए निकलने लगते हैं और कुछ ही पलों में उनकी चीखें पूरे हॉल में गूंजने लगती हैं। ये मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब स्पॉटलाइट का घेरा धीरे धीरे छोटा होने लगता है। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, धक्के दे रहे थे, और इसी बीच झाओ का असली चेहरा सामने आता है। अपनी जान बचाने के लिए वह लोगों को स्पॉटलाइट के बाहर धक्का देने लगता है। एक के बाद एक लोग अंधेरे में गिरते जा रहे थे और डार्क मॉन्स्टर्स उन्हें अपना शिकार बना रहे थे। हर गुजरते सेकंड के साथ हॉल और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। फिर अचानक झाओ की नजर चिन फंग की गर्लफ्रेंड पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और बिना सोचे समझे वह उसे स्पॉटलाइट के बाहर धक्का दे देता है। सब कुछ एक पल के लिए रुक सा जाता है। चिन फंग की आंखें फट जाती हैं। उसकी गर्लफ्रेंड सीधा अंधेरे की तरफ गिर रही थी और अंधेरे में मौत उसका इंतजार कर रही थी। एक पल के लिए चिन फंग के पास दो रास्ते थे, खुद को बचाए या उस लड़की को जिसे वह प्यार करता था, और बिना एक सेकंड गंवाए वह स्पॉटलाइट से बाहर कूद जाता है। अंधेरे में सीधा मॉन्स्टर्स के बीच। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबको लगता है कि चिन फंग ने अपनी मौत खुद चुन ली। लेकिन प्यार कभी कभी इंसान से वह काम करवा देता है जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। अंधेरे के अंदर चिन फंग और मॉन्स्टर्स के बीच भयानक टक्कर शुरू हो जाती है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की पूरी कोशिश करता है। मॉन्स्टर्स लगातार उस पर हमला कर रहे थे। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर पर घाव हो चुके थे, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। फिर उसकी नजर पास पड़े एक फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ती है। अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वह एक्सटिंग्विशर उठाता है और मॉन्स्टर्स पर स्प्रे करना शुरू कर देता है। ठंडी गैस की वजह से मॉन्स्टर्स धीरे धीरे जमने लगते हैं। यही उसका मौका था। कुछ ही पल बाद आग भड़कती है और फिर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। पूरा एरिया हिल उठता है, दीवारें टूटने लगती हैं, सीलिंग गिरने लगती है और कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग तबाही की तरफ बढ़ने लगती है। ब्लास्ट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि चिन फंग और उसकी गर्लफ्रेंड सीधे नीचे एक पानी से भरी टनल में जा गिरते हैं। हर तरफ पानी ही पानी था, लेकिन कम से कम वह दोनों जिंदा थे। दूसरी तरफ झाओ भी बच गया था, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। ब्लास्ट में उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब चलना उसके लिए मुश्किल था। उसका बॉडीगार्ड उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। बचे हुए कुछ लोग भी टनल में इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग थके हुए थे, जख्मी थे और मानसिक तौर पर टूट चुके थे। लेकिन जीआईसू के गेम्स अभी खत्म नहीं हुए थे। अचानक टनल में उसकी आवाज गूंजती है, अगला राउंड शुरू होता है। सबके दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगते हैं। इस राउंड में अगर किसी ने थोड़ा सा भी शोर किया, वह रुकता है, जैसे सबके डर का मजा ले रहा हो। तो पानी के अंदर बिछी सारी माइंस एक एक करके फटने लगेंगी। ये सुनते ही सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं। अब उन्हें सिर्फ धीरे धीरे आगे बढ़ना था। हर कदम मौत और जिंदगी के बीच का फैसला कर सकता था। टनल में सिर्फ पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग बहुत संभल कर चल रहे थे। लेकिन फिर एक आदमी गलती कर देता है। उसका पैर एक माइन पर पड़ जाता है। अगले ही पल जोर का धमाका होता है। पूरा टनल हिल उठता है। सबकी सांसें रुक जाती हैं। उस आदमी का शरीर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वह वहीं गिर पड़ता है और उसकी चीख पूरे टनल में गूंज उठती है। सब लोग समझ जाते हैं कि अगर माइंस चेन रिएक्शन में एक्टिवेट हो गई तो कोई नहीं बचेगा। इसी वक्त चिनफंग तुरंत फैसला लेता है, सब लोग पानी के अंदर चलो। लोग बिना वक्त गंवाए उसकी बात मानते हैं। चिनफंग अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर पानी के अंदर चला जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे पानी में घुस जाते हैं। कुछ पल बाद खौफनाक सन्नाटा छा जाता है और धीरे धीरे वह इस राउंड को भी सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन जब वह टनल के दूसरे किनारे पहुंचते हैं तो उनके सामने एक अजीब सा गेट खड़ा था। एक ऐसा गेट जो अगले नाइटमेयर का दरवाजा बनने वाला था।
टनल के उस खौफनाक राउंड को सरवाइव करने के बाद सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सब थक चुके थे, कुछ लोग जख्मी थे, कुछ लोग अपने दोस्तों को खोते हुए देख चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अभी तक जिंदा थे। लेकिन उनकी ये उम्मीद भी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि टनल के आखिर में उन्हें एक अजीब सा गेट दिखाई देता है। उस गेट पर कई फिंगर मार्क्स बने हुए थे। सब लोग हैरानी से उसे देख ही रहे थे कि तभी जी.आई. सू की आवाज फिर से गूंज उठती है। छठे राउंड में आप सबका स्वागत है। सब लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। जी.आई. सू कहता है, तुम सबको इस गेट के अंदर जाना है। एक पल के लिए सबको लगा कि यह काफी आसान मिशन है, लेकिन फिर उसने अपनी बात पूरी की। मैं तुम्हें बता दूं, इस गेट में हजारों वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। जो भी इसे गलत तरीके से छुएगा वो जलकर खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब उनके पास सिर्फ 5 मिनट थे। 5 मिनट एक ऐसा गेट खोलने के लिए जो छूते ही जान ले सकता था। सब लोग टेंशन में इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन तभी चिन फंग की गर्लफ्रेंड आगे आती है। वो गेट को ध्यान से देखने लगती है। उसकी आंखों में डर कम और फोकस ज्यादा था। कुछ देर सोचने के बाद वो एक तरीका निकाल लेती है और सबकी हैरानी के बीच गेट खुल जाता है। एक बार फिर सबकी जान बच जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक और शुरुआत थी। गेट के अंदर घुसते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। उनके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था। इतने राउंड सरवाइव करने के बाद सब भूख से परेशान थे और बिना सोचे समझे लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। लेकिन चिन फंग को कुछ अजीब लग रहा था और उसका शक सही निकला। खाने में जहर था। कुछ ही पलों में लोग गिरने लगते हैं, चीखें गूंजने लगती हैं। जो लोग कुछ देर पहले खुशी मना रहे थे अब मौत से लड़ रहे थे, और तभी एक और नई मुसीबत उनके सामने आ जाती है। वेयरहाउस के अंदर जंगली चूहे छोड़ दिए जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान सबको अलग अलग आइटम्स मिलते हैं। ओल्ड अंकल को एक शील्ड मिलती है, चिन फंग को फायर गन मिलती है और झाओ को एक फ्राइंग पैन। सिचुएशन समझते ही चिन फंग ओल्ड अंकल से कहता है, आप आगे चलिए, मैं पीछे से कवर दूंगा। ये सुनकर अंकल सिर हिला देते हैं। अब वेयरहाउस के अंदर सर्वाइवल का एक और राउंड शुरू हो चुका था। चिन फंग फायर गन से रास्ता साफ करता हुआ आगे बढ़ता है। जहां जहां चूहे नजर आते वो उन्हें रोकने की कोशिश करता। दूसरी तरफ झाओ भी फ्राइंग पैन लेकर चूहों से लड़ रहा था। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार बचे हुए लोग वेयरहाउस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सबको लगता है कि शायद अब थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जी.आई. सू फिर से बोल उठता है, 7वें राउंड में आपका स्वागत है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब उनके पास हिम्मत कम और थकान ज्यादा थी। जी.आई. सू कहता है, तुम्हें ये पजल सॉल्व करना होगा और सही रास्ते से बाहर निकलना होगा। सबके सामने कई रास्ते खुल जाते हैं। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। झाओ तुरंत अपने बॉडीगार्ड को आगे भेज देता है। बॉडीगार्ड एक रास्ता चुनता है, लेकिन वो गलत था। अगले ही पल उस पर नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ी जाती है। सब लोग शॉक में देखते रह जाते हैं। बॉडीगार्ड धीरे धीरे जमने लगता है और कुछ ही देर में वो हिलना बंद कर देता है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। लेकिन तभी चिन फंग की गर्लफ्रेंड आगे आती है। वो पज्जल को ध्यान से देखने लगती है। कुछ मिनट बाद उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नजर आता है। वो चिन फंग की तरफ देखकर कहती है, मैं रास्ता बताती हूं, तुम बस मेरी बात मानते जाना। चिन फंग बिना एक पल गंवाए उसकी बात मान लेता है। दोनों संभलकर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे पजल सॉल्व होने लगती है। आखिरकार वो सही रास्ते तक पहुंच जाते हैं। एक और राउंड कंप्लीट हो चुका था। अब बचे हुए लोग एलिवेटर के अंदर घुसते हैं। सबको लग रहा था कि शायद एग्जिट करीब है, लेकिन जी.आई. सू के गेम्स इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं थे। जैसे ही एलिवेटर चलना शुरू करता है, उसकी आवाज फिर से सुनाई देती है। ये एलिवेटर सिर्फ 300 किलो तक का वेट झेल सकता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। टेंशन फिर से बढ़ने लगती है। झाओ तुरंत अपने बॉडीगार्ड को आगे कर देता है। वो हर सिचुएशन में खुद को बचाना चाहता था, लेकिन एलिवेटर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कुछ ही पलों में एक नए रूम में जाकर गिरता है। सब लोग मुश्किल से खड़े होते हैं और तभी जी.आई. सू बोलता है, आप सबका फाइनल राउंड में स्वागत है। ये सुनकर सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। इतनी मौत, इतने राउंड्स, और अब फाइनल गेम। रूम के अंदर सिर्फ चिन फंग और झाओ पर सबकी नजर थी। जी.आई. सू कहता है, चिन फंग और झाओ, तुम दोनों को एक इंजेक्शन और एक कोड दिया जा रहा है। सब हैरान थे। मिशन क्या था? जीत का रास्ता क्या था? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन झाओ बिना सोचे कोट चुन लेता है। उसे लगता है कि कोट ही उसकी आजादी की चाबी है। चिन फंग उसे समझाने की कोशिश करता है।
हम दोनों मिलकर ये राउंड जीत सकते हैं। लेकिन झाओ के दिल में सिर्फ नफरत थी। उसने चिन फंग की बात सुनने से मना कर दिया और मौका मिलते ही वो रूम से बाहर निकल जाता है। सिर्फ चिन फंग बचा था। वो इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लेता है और तभी पूरे रूम में जोर का कंपन महसूस होता है। सबकी नजर सामने जाकर टिक जाती है क्योंकि जीआई सु खुद सामने आ चुका था, एक विशाल रोबोटिक मॉन्स्टर के अंदर बैठा हुआ। अब तक वो सिर्फ गेम चला रहा था, लेकिन अब वो खुद बैटलफील्ड में उतर आया था। रोबोट सीधा चिन फंग पर हमला कर देता है। भयानक टक्कर शुरू हो जाती है। चिन फंग पहले ही कई राउंड से जख्मी था। उसके शरीर में ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, फिर भी वो लड़ता रहा। हर वार के साथ उसके घाव और गहरे होते गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जियाइसु को लग रहा था कि जीत उसकी हो चुकी है, लेकिन वो एक बात भूल गया था। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। आखिरी ताकत जोड़कर चिन फंग रोबोट पर चढ़ जाता है। जी आई सू कुछ समझ पाता उससे पहले ही चिन फंग रोबोट के अंदर पहुंच जाता है और सीधा उसके कंट्रोल केबिन तक पहुंचकर जी आई सू को बाहर खींच लेता है। अब गेम का मास्टर खुद बेबस था। कुछ ही पल बाद जी आई सू हार चुका था। सर्वाइवल गेम खत्म हो चुका था और चिन फंग ने उन सब लोगों की जान बचा ली थी जो अभी तक जिंदा थे। इतने दर्द, इतनी कुर्बानियां और इतने खौफनाक राउंड्स के बाद आखिरकार ये मौत का खेल समाप्त हो गया और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म होती है।